तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में थी ठानी, करगिल के चप्पे चप्पे पर वो लिख गए विजय कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे 100% रिसर्च वाले इस खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा विश्लेषण एनालिसिस कर सकें। आज से 23 साल पहले करगिल की पहाड़ियों पर भारत के शूरवीरों ने विजय गाथा लिखी थी। भारत के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को धूल चटाई और करगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। हर भारतीय को, हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देने वाली वो तारीख थी 26 जुलाई 1999, जिसे हम करगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 1999 में हुए करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। आइए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए इस घटना के बारे में बताते हैं कि कारगिल विजय में क्या हुआ उन 23 साल पहले। कारगिल विजय के 23 साल 3 मई 1999 से ये वो तारीख है जब भारत को घुसपैठ का पता चला था। पहली बार जब घुसपैठ के बारे में पता चला कि क्या हो रहा है वहां पर, कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को इसके बारे में बताया। जो पहाड़ का इलाका होता है वहां पे चरवाहे घूमते रहते हैं, वो एक तरह से खबरिया के तौर पर भी काम करते हैं। और इसके बाद जब सेना को पता चला तो शुरू हुआ तनाव और संघर्ष, जो करीब 84 दिन तक चला। 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत को जीत मिली। 26 जुलाई 1999 सबसे महत्वपूर्ण तारीख। इस पूरे करगिल में युद्ध में भारतीय सेना के 562 जवान शहीद हुए और 1363 घायल हो गए। करगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग मानी जाती है। 17,000 से 18,000 फीट पर है वो पहाड़ियां, जहां पर करगिल की पहाड़ियां हैं, जहां पर ये युद्ध लड़ा गया, जिस पर बात हुई और भारत ने जीत हासिल की। भारत के दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके कारण उसकी सीमा पर हमेशा तनाव बना रहता है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, तो चीन के साथ न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद। चीन भारत के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। आइए हम आपको बताते हैं कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद क्या है। चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है कि चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में सेक्टर में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से भारत की और चीन की सीमा जुड़ती है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा लगती है। और वेस्टर्न सेक्टर में, जो बड़ा सेक्टर है, लद्दाख के साथ 1,597 किलोमीटर लंबी सीमा वहां पर लगती है वेस्टर्न सेक्टर में। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है। करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वीर सपूतों और सशस्त्र बलों को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने एक खास वीडियो शेयर करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस मां भारती की आन, बान और शान का प्रतीक है। इस मौके पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन। जय हिंद। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि करगिल विजय दिवस के मौके पर देश के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कारगिल में युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट आपने देखा ही है। पहले तो लगा कि हर बार की तरह यह कोई छोटी मोटी घटना होगी, परंतु बाद में पता चला कि जो हमारे इलाके कब्जे में थे उसमें भी किसी हद तक वह प्रवेश कर गए हैं। लेकिन उसके बाद जब इस बात की जानकारी मिली तो हमारे भारत के सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है एवं विजय को नमन कर रहा है। कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदानों को कृतज्ञता से याद करते हैं। मैं देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि भारतीय सेना का हर जवान देश की सुरक्षा में दृढ़ संकल्पित है और हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर त्याग के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद। इस विजय के साथ ही जहां पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक्सपोज हुआ था कि यह कैसे भारत के अंदर घुसपैठ करता है, कैसे इसने भारत पर युद्ध जबरन थोपा है, कैसे पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान अपने आप में एक सिरदर्द बना हुआ है, वहीं साथ ही साथ भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को एक बार फिर दुनिया ने देखा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान कैप्टन इशिका त्यागी, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे थे, स्वप्निल पांडे जो लेखिका हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और कारगिल के हीरो कैप्टन अखिलेश सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अपने मेहमानों के पास जाएं उससे पहले बात आज के हमारे पोल के सवाल की। हमारे आज के पोल का सवाल है कि क्या देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? आप हमें अपनी राय ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। आप ट्वीट करके भी अपनी राय दे सकते हैं, हम उसे अपने शो में शामिल करेंगे और नतीजा शो के आखिर में बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले कारगिल के हीरो कैप्टन अखिलेश सक्सेना साहब, आपको बहुत बधाई भी, और आपकी वजह से हमारा सिर ऊंचा है, इसके लिए मैं शुक्रिया देश की तरफ से, हमारी तरफ से भी करना चाहता हूं। स्वप्निल पांडे भी हमारे साथ हैं, कैप्टन इशिका त्यागी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपके पास आएंगे। अखिलेश सक्सेना, क्या आप फिल्म को रिवाइंड कर सकते हैं? जय हिंद। जय हिंद। थोड़ा सा जानकारी हमारे आज के जो दर्शक हैं उनको बता सकते हैं कि वो जो वीरता की कहानी है। बिल्कुल। आज इस घटना को, कारगिल विजय दिवस को 23 साल हो गए हैं जी, लेकिन आज भी जब मैं उसको याद करता हूं तो ऐसा लगता है कि शायद ये कल की ही घटना है जी। भारत के लिए ये एक सबसे बड़ी, सबसे डिफिकल्ट लड़ाई थी जी, क्योंकि इस पर्टिकुलर लड़ाई में दुनिया में ये देखा कि किस तरह भारत के लोगों ने, भारत की फौज ने अपने पराक्रम और अपने साहस से एक इम्पॉसिबल विक्ट्री हासिल की। दुश्मन इन चढ़ाइयों पे, इन चोटियों के ऊपर चढ़ के बैठ गया था जी, और इन चोटियों के ऊपर बैठने से दुश्मन ने जो एडवांटेज हासिल कर लिया था, उससे हमारे जीतने के चांसेस मुश्किल से 2% भी नहीं थे जी, क्योंकि दुश्मन ने NH1 के साथ साथ सारी पहाड़ियों के ऊपर कब्जा कर लिया था। दुश्मन हमें देख सकता था और हम दुश्मन को नहीं देख पा रहे थे। उसके अलावा दुश्मन को पता था कि जब भी इंडियंस आएंगे वो इन्हीं रास्तों से ऊपर चढ़ेंगे। उसने उन पीक्स पे, उन सब रास्तों पे माइंस लगा दी थी, और उस समय हमारा टेम्परेचर -15 से -18 डिग्री था। एक एक कदम चढ़ना मुश्किल था, इवन सांस लेना एक डिफिकल्ट काम था। तो जब हम उस सिचुएशन में पहुंच गए थे कि दुश्मन ने सारे एडवांटेज ले लिए थे, लेकिन ये भारतीय सेना है जो किसी भी स्थिति में भारत माँ का और तिरंगे का स्वाभिमान झुकने नहीं देगी। तो जब हमें टास्क मिला टोलोलिंग की लड़ाई, तब ये इतना डिफिकल्ट टास्क था, उसके ऊपर कई अटैक फेल हो चुके थे, और ये टास्क मिला 2 राजपूताना राइफल, जो भारत की एक सबसे अच्छी बटालियन में से एक है। हम लोगों ने इस अटैक में जाने से पहले, क्योंकि हमें पता था ये इतना डिफिकल्ट टास्क है कि हमें पता था कि शायद हम आएंगे वापस या नहीं आएंगे जी, इसलिए हमने केसरिया बाना पहना, और हर जवान ने एक केसरिया बाना पहना था, जो इस बात का सिंबल है, एक प्रतीक है। क्या बात है? कि या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएंगे, या नहीं लौटेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ बहुत सारे यंग ऑफिसर थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजय थापर, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता। हम हर यंग ऑफिसर ने अपने जवानों से ये वादा किया कि शायद हमें आपको कोई इंसेंटिव नहीं दे सकते, मुझे पता भी नहीं कि हम में से हर आदमी जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम आपसे एक वादा करते हैं कि एज ए ट्रेनिंग में ऑफिसर मिडिल में रहता है कमांड एंड कंट्रोल के लिए जी,
बट आज हम इस लड़ाई में लीड करेंगे, हम सबसे आगे रहेंगे, और अगर पहली गोली लगेगी तो हमें लगेगी। क्या बात। तो इस तरीके से हमारे जवानों में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था और हमने एक इम्पॉसिबल सी लगने वाली जीत को हासिल किया था। जी, इम्पॉसिबल सी जीत को। इनफैक्ट मेरी नई नई शादी हुई थी। जी जी जी। सो जस्ट 1 महीना हुआ था और ये कारगिल हुआ, लेकिन जब हम IMA से पास आउट होते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा है हमारा देश हर स्थिति में, उसके बाद है मेरे कॉमरेड्स, मेरे जवान, और सबसे लास्ट में मेरी अपनी ओन वेलफेयर, मेरी अपनी सेफ्टी। जी, ये प्रतिज्ञा हम लेते हैं अंतिम पद ऑफिसर बनने से पहले। तो हम बहुत क्लियर थे कि देश सबसे ऊपर है, चाहे मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे फैमिली, सब कुछ उसके बाद आते हैं। तो हम लोग ये लेटर लिख के गए थे कि हम इस मिशन के लिए जा रहे हैं, शायद हम जिंदा वापस ना आए, लेकिन आप हमारी शहादत का अफसोस नहीं करना जी, क्योंकि ये एक ऐसा मकसद है कि ये खाली मेरे लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। जी। और हमने 2 दिन लगातार लड़ने के बाद टोलोलिंग की पीक पे 13 जून को तिरंगा फहराया, जिसने पूरी यस जी। आता हूं कैप्टन आपके पास। पूरी कहानी कारगिल की लड़ाई का रुख कहानी दिया, जो और है उसके बाद उसका हर दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कैप्टन यशिका त्यागी, जैसे कैप्टन अखिलेश सक्सेना साहब हमारे को सुना रहे हैं, वो पूरी कहानी, और वो पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी को गर्व से सीना चौड़ा करती है। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं? करगिल की कहानी हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी जाने वाली जंग, और जैसे सक्सेना साहब ने कहा कि पहाड़ियों पर दुश्मन जो है पहले से मौजूद था, और उनके लिए एक वो प्लस पॉइंट था वहाँ पर कि वो ऊपर थे, आपको देख सकते थे। उसके बाद वो लड़ाई लड़ी गई और बहुत मुश्किल तरीके से वो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें 2% जीत शुरुआत में थी और जो हमने 100% में बदल दी। आज सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कारगिल दिवस की ढेरों बधाई दूं। जी, आपको भी बहुत बधाई। मेरे लिए और इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों के लिए ये सिर्फ एक डेट नहीं है जी, ये हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते और जिससे हमारी पहचान है जी। तो आज का दिन हमारी पहचान का दिन। जी, आज आपके पैनल में जो बैठे हैं, एक इन्फेंट्री ऑफिसर बैठे हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन में लड़ाई लड़ी। जी, मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं, जी। मैंने पीछे से साइलेंट वॉरियर के तौर पर एक सपोर्ट का काम किया। वो सपोर्ट भी तो बहुत जरूरी होता है ना। पैनलिस्ट हैं आपके पास, वो जो कहानियां लिखती हैं, मतलब ऐसा पैनल आपने बनाया है आज, और ये दिन को सेलिब्रेट करने के लिए सबको बधाई। जी, मैं एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर थी, और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि लड़ाई के मैदान में जब हमारा सिपाही दुश्मन के साथ आईबॉल कांटेक्ट में हो और वो हाथ यूं करे और वहां रियल टाइम में उसे जो सामान चाहिए वो मिल जाए, वो मुहैया, और ये इतना सीमलेस होना चाहिए कि लड़ाई जीतना एक आसान बात हो जाए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए, फौज ना तो भूखे पेट लड़ाई लड़ सकती है और ना खाली बंदूक लड़ाई लड़ सकती है, और ये दोनों कामों का सहरा लॉजिस्टिक्स के सिर बनता है। और कारगिल की लड़ाई इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा। और मुझे फख्र है कि मैं इस लड़ाई में उस समय से जुड़ी रही जब पहला गोला आकर हिंदुस्तानी सीमा में गिरा, और जब आखिरी पाकिस्तानी को डेड और अलाइव हमने अपने देश से बाहर निकाला। जी, ये बहुत बेहतर बात आपने की। और लॉजिस्टिक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम है उस पूरे युद्ध का, जंग का, उसके बिना मुश्किल है कोई भी चीज़ को जीतना। स्वप्निल पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि मेरी खुशनसीबी है कि हमारे पास ऐसा पैनल है। स्वप्निल पांडे उन कहानियों को ऐसे उतारती हैं जैसे लगता है कि हम फिर से वहीं पर जी रहे हैं उसको, कहानियों को। स्वप्निल जी हमारे साथ एक फ्रंट वॉरियर हैं जो ऑफिसर होकर भी सामने लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, और एक ऐसे साइलेंट वॉरियर है जिसके बिना जीत नामुमकिन है। कैसे आपने देखा इस कहानी को?
नमस्कार विजय जी और सभी फेलो पैनलिस्ट को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले कारगिल की 23वीं वर्षगांठ पर सभी रणबांकुरे, सभी वीर जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको कोटि कोटि नमन एवं सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपका प्रश्न है विजय जी की कारगिल वॉर को आप कैसे देखते हो जी? फ्रंट पे और बैक पे, बिकॉज फ्रंट बॉर्डर पे तो लड़ाइयां लड़ी ही गई है, और पीछे देश के लिए क्या आयाम रहा है, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं जी। एक कहानीकार के तौर पे, एक लेखिका के तौर पे मैं इसको कैसे देखती हूँ जी। मैं अक्सर परिवारों के बारे में बात करती रहती हूँ, फौजी परिवार के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा पहलू है जो अनदेखा रह जाता है। जैसे याशिका जी ने कहा कि साइलेंट वॉरियर के बारे में चर्चा की उन्होंने, इसी में मैं थोड़ा और हाईलाइट करना चाहूंगी कि देश के लिए क्या आयाम है इसका। देखिए, कारगिल वॉर तो भारतीय सैनिक के अदम्य शौर्य, असाधारण पराक्रम और दृढ़ निश्चय का तो जीवंत उदाहरण है ही जी। पर जो उनके पीछे जो परिवार खड़े थे, फौजी परिवार, उनकी भी जीवटता का और उनकी भी देशभक्ति का असाधारण उदाहरण है, मैं कहूंगी, क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस के बिना 1999 में जी मैं कह रहा हूँ, उनके कॉन्फिडेंस के बिना, उस फैमिली के कॉन्फिडेंस और उसके भरोसे के बिना ये लड़ाई जीतना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। और देशवासियों को देखिए, कारगिल एक युद्ध नहीं है, वो एक ऐसी इतिहास का, भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसकी गाथाएं साल साल, हजारों सालों तक आने वाली पीढ़ी को बतानी चाहिए जी। बिकॉज इसने हमारे देश की अवचेतना को सृजन किया था, और इसमें सबका ही बहुत कंट्रीब्यूशन है। देखिए, जब युद्ध वहां बॉर्डर पे हो रहा था तो 1999 मुझे याद है, मैं 5वीं या 6वीं कक्षा में होंगी, टीवी से ग्लूड रहती थी, सभी देशवासी टीवी पे पहली बार ऐसा वॉर आया था, हम देखते रहते थे। पर भारत में ही किसी देश में कुछ हजारों परिवार ऐसे थे जिनके घर में टीवी नहीं चलते थे, उनके घर में टीवी पैक करके रख दिए गए थे, वो फौजी परिवार। देखिए क्या होता है कि आपके घर में ना रात के 2 बजे अगर आप ऑफिस से घर जाएंगे तो आपके परिवार वाले चिंतित हो जाएंगे। यहाँ ये कुछ हजार परिवार ऐसे थे जिनके पिता, पुत्र और भाई सरहद पे दुश्मनों से लोहा ले रहे थे, तो वो टीवी पर देख करके उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी, और वो टीवी बंद करके दिन रात, जैसे जवान औरतें होती थी जो दिन रात फोन के पास बैठी रहती थी, बच्चे होते थे, उनको समझ आती थी कि ऐसी कोई परिस्थितियां हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की वाइफ हैं जो बताती हैं कि कैसे कैंटोनमेंट्स खाली हो गए थे, मनहूसियत सी छा गई थी, बिकॉज हर जवान, हर अफसर, हर बंदा सरहद पे खड़ा था। इस परिस्थिति में बैलेंस बनाकर रखना, मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं इनफैक्ट कि 1999 के कुछ साल के बाद ही उन्होंने अकेडमी ज्वाइन करी थी, तो वो बताते हैं कि उनके उस्ताद उनमें कैसे जोश भरते थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव जैसे नामों के साथ, और उनमें जोश आ जाता था, इतना गुस्सा आ जाता था कि उनकी हिम्मत कैसे हुई पाकिस्तानियों की आने की जी। तो ऐसी और जो लास्ट वॉर हुई थी विजय जी, अगर आप देखेंगे वो 1971 में 28 साल पहले हुई। 28 साल पहले पहला ऐसा वॉर था जो भारत के जन जन तक पहुंचा, भारत के कोने कोने तक पहुंचा, और लोगों को समझ में आया कि रियल हीरो और रियल हीरो में क्या फर्क है, हमारे असली हीरो कौन है, हमारे असली आइकॉन कौन है, और हम किस देश की, किस मिट्टी के पैदाइश है। तो ये एक अवचेतना का, जो एक भारत जैसे गौरवशाली देश की जो अवचेतना का जो सृजन हुआ, एक प्राइड और ऑनर जो हमें आया है, जो आज तक हम सेलिब्रेट करते हैं और हजारों सालों तक सेलिब्रेट करना है भावी पीढ़ी के लिए। तो ये इस युद्ध के बहुत बड़े आयाम है जी। इस पर चर्चा करते हैं। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। अपने उदय के साथ ही बांग्लादेश सीमा विवाद भी लेकर आया, लेकिन भारत के अहम योगदान को यह कहकर झुठला दिया जाता है कि वो पाकिस्तान के संदर्भ में अपने हितों का पालन कर रहा था। जल विवाद, सीमा विवाद, न्यू मुर द्वीप की समस्या, शरणार्थी समस्या, आतंकवाद, भारत विरोधी गतिविधियां आदि विवादित मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है।
आइए हम आपको बताते हैं कि क्या दोनों देशों के बीच विवाद है। भारत बांग्लादेश और उनके बीच क्या सीमा विवाद है। 2015 में सीमा करार के बाद भी विवाद जारी है। दोनों देशों के बीच जल सीमा पर विवाद जारी है। ये आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि चीन को लेकर भी चर्चा हो रही है। हम भारत और चीन दोनों, बांग्लादेश की भी बात करते हैं, चीन की भी। चीन हमारे साथ महत्वपूर्ण है, जहां गलवान घाटी का विवाद था, फिर घाटी चीन के दक्षिणी हिस्से का विवाद रहा, फिर जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के और चीन के बीच में विवाद हुआ। कुछ लोगों ने हमें ट्वीट भेजे हैं, एक बार ट्वीट को भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय सेना हर वक्त मुस्तैद है, तभी हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। ये नूर आलम साहब ने ट्वीट किया है। देश के वीरों के आगे दुश्मन सेना ने कई बार घुटने टेक दिए हैं। राजन कुमार ने ये ट्वीट किया कि देश के वीरों के आगे दुश्मन सेना ने कई बार घुटने टेक दिए हैं। करगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। देश के लिए यह गौरव का प्रतीक है। आखिर देश की जनता का इस पर क्या कहना है, देखिए जन का मन। इस समय जब से मोदी जी आए हुए हैं तो हमको लग रहा है कि हमारी सारी सीमाएं सुरक्षित हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। सेना को लेकर उनसे मिलना, हमारे रक्षा मंत्री भी उनसे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए चले जाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और हमारी आर्मी भी इसमें बहुत जोश के साथ सीमाओं पर लगी हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आज के समय में सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और हमारे राजनेता झूठ बोल रहे हैं और जो हकीकत है उससे अवगत नहीं कराया जा रहा है। इस समय जो मौजूदा सरकार है हमारी और मोदी जी के नेतृत्व में, और बॉर्डर पे लगभग चाइना को छोड़कर सारी बॉर्डर हमारे सेफ है। और आजकल आधुनिक हथियार, आधुनिक तरीके का सैटेलाइट सब यूज हो रहा है, जो हमारे देश के बॉर्डर को बहुत सेफ किए हुए है। और जवान भी नए नए हथियारों से, नए नए तरीके के विपन से लैस हैं। कैप्टन अखिलेश, जिस तरह से वो लड़ाई जीती गई वो तो एक अपनी अमर गाथा हो गई है, जो हिंदुस्तान में हर आदमी को समझ में आती है। और जैसा स्वप्निल जी ने भी जिक्र किया कि वो पहली वॉर थी जो टीवी पर देखी और ऐसा लग रहा था पूरा देश भी आपके साथ लड़ रहा है। उसका जोश जज्बा जो है वो वैसा का वैसा था जैसा हमारे आर्मी के लोग वहाँ पर बॉर्डर पर लड़ रहे थे। आपने कहा कि सैनिक के लिए, सिपाही के लिए परिवार, पत्नी और देश में सबसे पहले देश है। लेकिन आप वहाँ पर केवल एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं बॉर्डर पर। वहाँ जो घर पर बैठा हुआ है परिवार, वो दो लड़ाई लड़ रहा होता है। एक अपने अंदर की लड़ाई जिससे आपके साथ डर है, और एक आपका साथ। क्या आपको नहीं लगता कि परिवार की वो ताकत आपको वहाँ पर लड़ने का जज्बा देती, वो कभी कभी कमजोर भी करती होगी? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम उस फौजी को देखते हैं जो सामने खड़ा हुआ है, जो दुश्मन का सामना कर रहा है जी। बट उस फौजी के पीछे, उस आर्मी ऑफिसर के पीछे, उन जवानों के पीछे असली ताकत होती है उसकी फैमिली की जी, उसके देश के लोगों की। आप सोचिए, कौन एक फौजी एक वो है जिसके छोटे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, वो शायद उन्हें अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो भारत माता की रक्षा के लिए उनको ऑर्फन, उनको अनाथ करने के लिए तैयार है। वो जानता है कि शायद वो जाएगा तो वो लौट के नहीं आएगा, फिर भी वो कदम बढ़ाता है। वो अपनी वाइफ से जब मिलता है लास्ट टाइम, तो उसे पता है कि शायद वो आज लास्ट टाइम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसके लिए अपने उस रिलेशन से ज्यादा सबसे बड़ा है ऊपर बढ़ना जी। जब उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है तो उसको पता है कि शायद उसका बेटा दोबारा उससे नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में उसके साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी माँ उसको आशीर्वाद देती है, क्योंकि इस माँ के साथ एक और भी है, मातृभूमि, जिसके लिए भी उसका एक उत्तरदायित्व है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है जी। और खाली फैमिली नहीं, मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि हर देश का नागरिक कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस लड़ाई में। जब हम लोग कारगिल का हमें लक्ष्य मिला, उसके ऊपर 3 अटैक पहले ही फेल हो चुके थे जी। क्योंकि लास्ट में नियरली 300 मीटर्स की ऊंचाई ऐसी है जो बिल्कुल सपाट है और एनिमी ने अपने सारे गन्स का मुंह उस तरफ कर रखा था, कोई हमारे पास हाइड करने की जगह नहीं थी।
मेरे से पहले जिन लोगों ने 18 ग्रेनेडियर्स ने अटैक किया था, उनके ऑफिसर और जवान की वहां पे बॉडी तक पड़ी थी जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे जी। तो हम लोगों को अपने जवानों को मोटिवेट करना था। तो जब हम नीचे बैठे हुए थे, अचानक मैंने देखा कि साइड में एक बैग पड़ा हुआ है और मैंने अपने जवान से बोला, आप ये दिखाइए क्या है इसमें। पता चला उसके अंदर राखी है, उसके अंदर लोगों ने लेटर लिखे हैं, खून से लेटर लिखे हैं। जब मैंने अपने लोगों से बोला आप इसे पढ़िए, अपने जवानों को सुनाइए, तो पहली जो एक लेटर था वो किसी एक लड़की ने लिखा था कि मेरा कोई भाई नहीं है बट आप लोग ही मेरे भाई हैं और मैं ये राखी आपको भेज रही हूं क्योंकि इस समय भारत माता की जो रक्षा करना है, उसका मान रखना है तिरंगे का, वो आपके हाथ में है जी। तो ये परिवार और देश जो है वो उसकी ताकत ने लिखा था कि आप लोग मेरे ताकत होती है। बिल्कुल जी। लोगों ने खून से लिख के लेटर भेजे थे कि हम भी आर्मी में आके कुछ करना चाहते थे, हम नहीं कर पा रहे हैं, बट हम ये बताना चाहते हैं कि हर पल पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो शायद एक बहुत बड़ी चीज है। आपने अपने परिवार को, फैमिली को पीछे रख के राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र भी आपसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो जो फौजी लड़ते हैं सामने वो दिखाई देते हैं, बट मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी ताकत जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं उन लोगों की होती है जी। जब कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन विजयन थापर, इन दोनों के साथ मैं बहुत क्लोजली लड़ा था जी। जब हमने कारगिल की विजय हासिल कर ली थी 2 दिन लगातार लड़ने के बाद, तब कैप्टन विक्रम बत्रा को अगला अटैक मिला था 0.5140 और हम उस समय ये बात कर रहे थे कि शायद हम लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि शायद हम अपने फैमिली से, अपने परिवार वालों से कभी भी ना मिले। बट हम दोनों का मत सेम था कि चाहे जो भी हो जाए, डेथ कभी भी हो सकती है, रोड पे भी हो सकती है, लेकिन हमें जो लक्ष्य मिला है और हम शायद बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि जब हमने ये यूनिफॉर्म पहनी थी तो हमने प्रण किया था कि कुछ भी हो जाए हम भारत माँ की रक्षा के लिए कुछ भी कुर्बान कर देंगे। ये जो जज्बा है विक्रम ने मुझे बोला, सर आप लोगों ने टोलोलिंग जी। कैप्टन अखिलेश, ये जज्बा है, उसी को हम लोग सलाम करते हैं हमेशा जब आपको देखते हैं जी। कैप्टन इशिका, आपसे समझना चाहता हूं कि ये सेंटेंस बोला था जी जी जी, आप बताइए कैप्टन। ओके, सो जस्ट मैं एक सेंटेंस फिनिश करता हूँ। सो कैप्टन विक्रम ने मुझे बोला कि आप लोगों ने टोलोलिंग की विक्ट्री हासिल करी है, हम भी 0.5140 जीतेंगे और जहां तक हमारे जिंदा रहने का सवाल है, आज तक पाकिस्तान में वो गोली नहीं बनी है जिस पे कैप्टन विक्रम का नाम हो। सो वो हिम्मत, वो साहस था सारे जूनियर ऑफिसर्स में और आई थिंक पाकिस्तान हमसे हर तरह से एडवांटेज में था, फिर भी हमने वॉर जीती। तो ये केवल एक जूनियर लीडरशिप और हमारे जवान थे जिसने कि बिल्कुल इम्पॉसिबल से लगने वाली लड़ाई में भी जीत के दिखाया और पूरी निर्णायक वॉर का रुख बदल दिया और पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि भारतीय फौज से बेहतर कोई फौज नहीं है जो हर कंडीशन में जीत सकती है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो। जी, जज्बा ही है वो जिताता है। कैप्टन इशिका, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, फ्रंट पर जो रहते हैं, वो तो शहीद भी हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका नाम हो रहा है, पूरे दुनिया भर के लोग उनको जान रहे हैं, देश के लोग उनको जान रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट वॉरियर हैं उनका कंट्रीब्यूशन को मैं कम नहीं देखता, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड नहीं होता। वो पर्दे के पीछे के हीरो होते हैं, वो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। क्या इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता? क्योंकि हम जानते हैं कि वो साइलेंट वॉरियर के बिना फ्रंट वॉरियर अधूरा है। कैसे आप इसको देखते हैं कि, और कई बार इच्छा भी होती होगी कि साइलेंट वॉरियर भी सोचता है कि मैं ही फ्रंट पर चला जाऊं, क्योंकि वॉरियर तो वो दोनों हैं ही, केवल भूमिकाएं बदली हुई हैं। विजय जी, आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जोश, जुनून और जो खून उबाले मार रहा होता है, उस समय आपको लगता है कि मैं ही आगे रहूं। लेकिन देखिए, हर एक का रोल इंडियन आर्मी में डिवाइडेड है और ये एक बहुत वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। लॉजिस्टिक्स का जो काम है वो इतना जरूरी है कि बिना उसके सिपाही
एक सक्सेसफुल बैटल नहीं लड़ सकता जी। जीतना तो भूल जाइए जी। तो जिसका जो काम है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं इसमें। जिस समय कारगिल की लड़ाई लड़ी तो बोफोर्स को हीरो ऑफ कारगिल कहते हैं, है ना जी। बोफोर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस है जी। लेकिन ये वही टाइम था उसकी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री से उलट है जी। उसकी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री से बिल्कुल उलट। वो अलग, वो अलग है, फौजी उसमें नहीं पड़ता जी। लेकिन आप देखिए ऐसी पहाड़ियां, कैप्टन अखिलेश मेरे साथ बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे, यूं पहाड़ियां मैंने देखी हुई है, वो यूं पहाड़ियां एकदम। अब इसके ऊपर आर्टिलरी का रोल जो है वो है पीछे से मार करना। लेकिन जब दुश्मन यहां बैठा है तो एक ही गन थी बोफोर्स जो इस तरीके से 70 डिग्री एंगल पे अपने टैरेट को लेके जाती है और दुश्मन को डायरेक्ट फायरिंग रोल पर अटैक करती है। इसका एम्युनिशन हमारे पास नहीं, बहुत कम मात्रा में था। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था, वी हैड सैंक्शंस। अब देखिए लॉजिस्टिक्स का क्या रोल है। जो हीरो है उसके लिए एम्युनिशन मुहैया कराना है, दुनिया में कहीं से भी लाएं जी। तो ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है और उस चीज को मैं आगे लेके जाऊंगी जो अभी कैप्टन अखिलेश कह रहे हैं और स्वप्निल जी कह रही हैं कि परिवार का रोल जी। मेरे पति द्रास में लड़ाई लड़ रहे थे जी। क्या बात। कारगिल, मैं लेह में थी, लेह कारगिल लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स, लॉजिस्टिक बेसिस देख रहे थे और मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा था। क्या बात जी। आप इमेजिन करिए, एक बार अभी सलाम कर रहा हूं मैं कैप्टन इश्का आपको। जब आप इस स्थिति में एक लेडी को देखते हैं और वो खड़ी है 6 दिन तक अपने पैरों के ऊपर और सामान रात दिन इशू कर रही है क्योंकि उसको पता है कि अगर जवानों को स्पेशल क्लोथिंग नहीं मिला तो ठंड की मार इन्हें पहले मार के ले जाएगी जी। हथियार इनके पास होने चाहिए, एम्युनिशन इनके पास होना चाहिए और ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस समय आप अपने आप को भूल जाते हैं। 5 महीने का बच्चा पेट में लेकर जब मैं खड़ी होती थी लोगों की स्पाइन 2 इंच और यूं खड़ी हो जाती थी कि ये अगर ये औरत इस तरीके से कर सकती है। ग्लास सीलिंग्स हैव शैटर्ड जी। क्या बात है। और जो 2 मेडल और एक बैटल रिपोर्ट मुझे मिली इस लड़ाई के बाद, मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया। बहुत बधाई आपको और फिर से एक बार सलाम मैं आपको करता हूं। अब तो वैसे कॉम्बैट में भी लड़कियां हमारी बहनें जो हैं वो आ गई हैं। स्वप्निल जी, जो बात फिर से वहीं पर आते हैं कि एक और वॉर, एक हमने फ्रंट वॉरियर देखे, एक साइलेंट वॉरियर देखे और एक घर में जो वॉरियर हैं जिन्हें मैं असली हीरो मानता हूँ, उनको आपने बहुत करीब से देखा और उनको बहुत करीब से समझा है। क्या आप तीनों वॉरियर्स में से किसी के रोल को कम ज़्यादा देखती हैं? विजय जी, और मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जी। मैंने एक पूरी किताब लिख रखी है, फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस, और ये इसी चीज की चर्चा करती है। और देश में ये इधर एक चेतना जागी है कि लोग, आपके जैसे लोग इस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि फौजी के पीछे उसके परिवार की ताकत होती है, जो कि जायज है जी। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, या फिर नरेंद्र मोदी जी की ही बात कर लीजिए। इनके पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला का नाम आपको हमेशा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी जब भी कुछ बड़ा करके आते हैं वो अपनी माता के चरण छूते हैं, उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। जीजाबाई का नाम ले लीजिए आप, अलेक्जेंडर द ग्रेट उनकी माँ है, उनकी बीवियां हैं। हर इतिहास में जो भी एक बड़ा नाम आया है ना, जिसने देश के लिए कुछ किया है, उनके पीछे एक उससे ज्यादा मजबूत एक औरत खड़ी होती है, का एक मजबूत परिवार खड़ा होता है। सरहद पे अगर हम ये सोचते हैं कि एक सैनिक बस एक सैनिक है, एक रॉबर्ट है, उसमें इमोशंस नहीं है और वो बस लड़े जा रहा है क्योंकि लड़ना उसका काम है, तो ये मिथ्या है, ये भ्रम है। जब एक एक सैनिक हजारों, एक एक सैनिक करके हजारों की, जब एक बटालियन वहां खड़ी होती है ना, तो उन हजारों सैनिकों के पीछे उनका लाखों का परिवार होता है। कारगिल युद्ध हो चाहे आज भी आप देख लीजिए, LAC या LOC भी जो लाखों की सेना डिप्लॉयड है अभी इस वक्त, इस सेकेंड -50 डिग्री सेल्सियस में, वो उनके पीछे लाखों का परिवार है जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको प्रेरणा देता है, जो उसकी साहस बनता है। और जब भी वो सैनिक घबराता है कि मेरे घर में
बीमार माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे बेटी की शादी भी करनी है, मुझे एजुकेशन का भी खर्चा उठाना है, मेरे घर भी गिर रहा होगा। बॉर्डर मूवी में बड़ा अच्छा दिखाया गया था जी। तो उसके जो घर वाले जो उससे ज्यादा मजबूत होते हैं, जिन्होंने अपना पिता, पुत्र, भाई या पति देश को दे देता है, क्योंकि किसी को तो देश के लिए लड़ाई करनी है ना, वो उससे भी बड़ा जिगरा रखता है, मैं कह रही हूँ। और वो ये लोग होते हैं जो सैनिक को उस 5 मिनट की कॉल पे जो महीनों में एक बार करता है, वो ये बोलते हैं कि आप अपना काम ध्यान दो, आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते, दुश्मन की गोली एक सेकंड नहीं ले, घर की चिंता मत करना, घर की चिंता मत करना, हम हैं यहाँ पे। उसकी बीवी उसको कहती है कि तुम चिंता मत करो, बच्चों को मैं देख लूंगी। और यही वो साहस होता है जिसके दम पे भारतीय सैनिक डरता नहीं है, खौफ नहीं खाता, उसको पता है कि उसको कुछ होगा तो उससे ज्यादा मजबूत और बहादुर उसका परिवार पीछे खड़ा है। तो ऐसे देशवासी जो हैं, परिवार, फौजी परिवार, मैं कहूंगी कि देशभक्ति की मिसाल है जी। और देशवासी भी हैं जो बहुत देशभक्त हैं, इन परिवारों से जो आसपास नेबरहुड में भी रहते हैं, प्रेरणा लेते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, इसकी चर्चा हो रही, सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चेतना ही सिर्फ सैनिक ही देश की अवधारणा, देश क्या है, देश बॉर्डर नहीं होता, देश एक अवधारणा होती है, एक विचार होता है, एक आइडियोलॉजी होती है जिसपे देश खड़ा रहता है। सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, सैनिक ही नहीं करता है जी, सिर्फ सैनिक ही नहीं, ये जो देशवासी उसके सैक्रिफाइस को समझ करके उस अवचेतना को जो जिंदा रखने का काम करते हैं और उसके कुर्बानियों को याद करते हैं और वैसे ही वैल्यूज को अपने जीवन में इम्बाइब करते हैं और उसको साहस देते हैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कि तुम सैनिक बनो, तुम देश का यूनिफॉर्म पहनो और देश की रक्षा करो। मुझे लगता है यही एक देश के जो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम और सॉवरेनिटी है उसको जिंदा रखती है। और इस देश की धारणा को सालों साल, हजारों सालों तक हम खड़े हैं, भारत खड़ा है यहाँ पर। इस देश की मिट्टी का ही कमाल है, देश के नागरिकों से ही सैनिक निकल कर आते हैं जी। कैप्टन अखिलेश, कारगिल की कहानियां तो बहुत सारी हो सकती हैं और हम कई एपिसोड्स इस पर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आकर एक छोटा सा सवाल जो जन का मन में भी हो रहा था, चिंता है कि कारगिल हमने जीता, 71 की वॉर भी जीती, तमाम तरह के युद्ध हमने जीते हैं, 1999 कारगिल तो सबसे कठिन जंग में से है। लेकिन आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं 2022 में, क्या आपको लगता है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं? जो चिंता आज हिंदुस्तान में हो रही है, चाइना जिस तरह से कर रहा है, पाकिस्तान की तो थोड़ी अभी स्थिति कमज़ोर है, लेकिन चाइना जिस तरह से हमें घेरे हुए है। और 10 साल पहले मैंने एक जनरल साहब का इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए हम पाकिस्तान को दुश्मन की तरह से देखते हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ जो जंग है, मोर्चा जो है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ताकतवर है। आप ये एक बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, एक बहुत सही क्वेश्चन है। और कारगिल के समय भी हमने विपरीत परिस्थितियों में विजय हासिल की थी जी। लेकिन कारगिल के बाद एक पूरा कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी जी, क्योंकि उसका काम ये था कि ये सोचना कि किस तरह से दुश्मन इन हाइट्स पे पहुंच गया, कैसे दुश्मन ने इतनी एडवांटेज की पोजीशन ले ली थी। हमारे पहली बात सिक्योरिटी में, इंटेलिजेंस में कहाँ पे गैप्स है, एंड सेकंड हमें अपने वेपन सिस्टम्स को कैसे मॉडर्नाइज करना है जी। क्योंकि भारत, अगर आप देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे लिए पाकिस्तान चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए चिंता का विषय है चाइना, जो शायद आर्म्स अम्यूनिशन में हमसे कहीं आगे है जी। तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे और काफ़ी चीज़ों पे उस पर काम हुआ, थोड़ा सा स्लो चला था। जैसे हमने अभी बात की, बोफोर्स एक बहुत अच्छी गन है जी, और मैं खुद टोलोलिंग पे 105 लार्ज आर्टिलरी गन्स इंक्लूडिंग बोफोर्स को डायरेक्ट कर रहा था जी। लेकिन क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल था, इसीलिए उसके आगे नई गनों पे काम लेट शुरू हुआ। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, पिछले 4-5 साल में या 8-10 साल में हमने अपने वेपन सिस्टम को काफ़ी मॉडर्नाइज किया है। अगर आप देखें, आज आर्टिलरी में हमारे पास K9 वज्रा, जो एक बहुत अच्छी गन है, हमारे आर्टिलरी का पार्ट है। धनुष हमारी आर्टिलरी का पार्ट है। 777 आज हमारे आर्टिलरी डिफेंस सिस्टम का पार्ट है जी। राफेल हमारे पास आ गए, जो एक दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर प्लेन्स में, उड़ान दल में से है जी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज हमें 2 फ्रंट पे सामना करना है, चाइना का भी और पाकिस्तान का भी। और अगर आपको ये पता होगा कि इंडियंस आज की देश में, पूरी दुनिया में अपनी एनालिटिक्स पावर का लोहा मनवा चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी में हमें सबसे आगे चढ़ना होगा। तो ये जो कन्वेंशनल वेपन सिस्टम है, अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं ड्रोन्स। ड्रोन का रोल आगे के वॉरफेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी।
और मैं ये कह सकता हूं कि जो इंडियन आर्मी का एक है वेपन सिस्टम और हमारी इक्विपमेंट की एबिलिटी, और दूसरा है कि आपकी जो आर्मी है उसका क्या जोश है, क्या जज्बा है और किस तरह का अपना दिखाते हैं एटीट्यूड। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के जो आपने पूल किया, क्या भारतीय सेनाएं के सामने अपने बॉर्डर सुरक्षित हैं जी। मैं 100% आपको कह सकता हूं कि चाहे चाइना टेक्नोलॉजिकली हमसे एडवांस हो सकता है, बट हमने गलवान में उसको दिखा दिया कि टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर वॉर नहीं जीती जाती, वॉर जीती जाती है साहस से, जोश से, और जब पूरा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है जी। तो भारतीय सेना उसमें बहुत सुपीरियर है और हमारे बॉर्डर पूरे सेफ है जी। कैप्टन, आप आराम से अपने घर में सो सकते हैं हर इंडियन जी, क्योंकि आज भी भारतीय बॉर्डर जवान है वो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं जी। बिल्कुल वक्त कम है, खत्म हो रहा है, लेकिन कैप्टन इशिका आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं कि आप जब कॉम्बैट में हमारी बहनें आ गई हैं, महिलाएं वहां पर आ गई हैं, लड़कियां आ गई हैं, आप इसको एक और केवल लॉजिस्टिक्स से आगे फ्रंट पर पहुंच गए हैं, क्या आपको लगता है इससे कोई बदलाव होगा? छोटा सा जवाब चाहिए, वक्त बहुत कम है। कैप्टन इशिका तक हमारे पास नहीं पहुंच रही है। स्वप्निल जी, एक लाइन आपसे जानना चाहता हूं जी। हाँ, मुझे आवाज आ गई आप जी। केवल ये बहुत ही बड़े, मैं इस पे काफी मुखर रही हूँ और ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये हमको फ्यूचर रेडी कर रहा है विजय जी। बिकॉज देखिए जो आगे की वॉरफेयर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेस्ड है, ड्रोन्स बेस्ड है। तो यहाँ पे अब मसल पावर से ज्यादा यहाँ दिमाग की ज्यादा जरूरत है। हमको इंक्लूसिव रहना पड़ेगा, हमको 100% जो हमारी पॉपुलेशन है, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आज से 50 साल के बाद की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें आप भारत की आधी पॉपुलेशन को जेंडर बेस्ड पे छांट नहीं सकते हो जी। आपको उनको इंक्लूड करना पड़ेगा उस भारत को तैयार करने के लिए जिसमें सभी का योगदान है जी। रक्षा में। तो ये बहुत बड़ा, बहुत शुक्रिया स्वप्निल जी आपका भी, यशिका जी आपका भी और अखिलेश जी आपका भी। और जब देश ने एक नई महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो कमांडर इन चीफ होते हैं हमारे आर्मी के, तो उससे एक और नई ताकत मिलेगी। और जैसे कैप्टन अखिलेश सक्सेना ने कहा, उस बात पे हम पूरा भरोसा करते हैं कि जब तक हमारे जवान मौजूद हैं बॉर्डर पर, तब तक देश सुरक्षित है। आप सब लोगों को एक बार फिर सलाम, जय हिंद और कारगिल विजय दिवस की बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस पर 95% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट दिया है, केवल 5% लोग इसके पक्ष में नहीं है। इसका मतलब पूरा देश समझता है कि हमारी फौज के रहते हुए हमें कोई नहीं छू सकता। आपने बात सुनी हमारे पैनलिस्ट की, जनता की, और अब बात विजय व्यू की, यानी मेरी बात, छोटी सी बात। लड़ाई विश्व विजेता बनने की, लड़ाई दुनिया का नेता बनने की, लड़ाई समाज का अभिनेता बनने की। मेरा मानना है कि जंग हमेशा तंग करती है, फिर चाहे वो देश में हो या बॉर्डर पर हो। हाँ, सेल्फ डिफेंस के लिए या देश की सिक्योरिटी के लिए डटे रहना बेहद ज़रूरी है। आज कारगिल दिवस के मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर पर देश के लिए लड़ना देश के जवानों का काम है, लेकिन देश के अंदर रहकर अपने ही देश के लोगों के साथ लड़ना कायरों का काम है। भूलना नहीं, बदरपुर बॉर्डर में और बॉर्डर में बड़ा अंतर है। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो सीमा पर तैनात उन जवानों के साथ खड़े हो जाओ, उन जवानों की ताकत दोगुना हो जाएगी। बेवजह उकसाने से, मजहब के बहाने से देश में अशांति का माहौल मत बनाएं। आइए एक युद्ध जंग के विरुद्ध लड़ते हैं, जिसमें गन की आवाज नहीं, मन की आवाज सुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर।